हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं पवन। मैं आपके सामने उपस्थित हूं करंट अफेयर की सीरीज लेकर। दोस्तों, इस करंट अफेयर को हमने ऐसे प्लान किया है कि ये सीरीज आपके पीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ जो भी वनडे एग्जाम आप फेस करना चाहते हैं उसमें भी इस सीरीज का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। दोस्तों, ये सीरीज मुख्यतः ऐसे प्लान की गई है कि सरल शब्दों में आपको चीजें समझाई जाएं और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ये जो बातें आपसे कही जा रही हैं वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहें। तो दोस्तों, जुलाई 2023 से हम ये करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और ये क्रम बढ़ता रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और निरंतर ये चलता रहेगा। और एग्जाम के लिए जो मंथ्स आपको लगते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं और उसका रेफरेंस क्या है, इसके लिए आप वीडियो पीडीएफ जो है अपने साथ रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी हार्ड कॉपी निकलवानी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। तो अगर आप वीडियो के साथ साथ पीडीएफ देखेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने से ही नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ जुलाई 2023 के करंट अफेयर से। दोस्तों, जुलाई 2023 के जो करंट अफेयर है उसकी पहली खबर है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया जाएगा। कब किया जाएगा? 14 जुलाई 2023 के दिन। और जो लॉन्चिंग व्हीकल है, वाहन है, वो LVM MK4 LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 4 है ना। पहले ये GSLV मार्क 3 था, बाद में इसका नाम जो है परिवर्तित करके LVM कर दिया गया। ठीक है। और दोस्तों, इससे पहले जो है, मतलब जो ये चंद्रयान 3 की बात करें पहले, तो दोस्तों जो चंद्रयान 3 है उसके दो पार्ट हैं। एक लैंडर है और एक जो है रोवर है ना। तो जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, है ना। लैंडर एक ऐसी मशीन होगी, इक्विपमेंट होगा जो वहां उतरेगी, कहाँ? चंद्रमा के सतह पर। और यहां से निकल के एक रोवर होगा जो क्या करेगा? जो परीक्षण करेगा इसका, चंद्रमा की भूमि का। वहां क्या खनिज है, क्या संभावनाएं हैं, क्या जल की संभावना है, ये सब अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 2008 में चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया था तथा 2019 में चंद्रयान 2 भी प्रक्षेपित किया था। ठीक है। और देखिए, जो चंद्रयान हमारा 3 है वो कैसे जाएगा? यहां से हमने लॉन्च किया, वो पहले कुछ चक्कर पृथ्वी के लगाएगा और उसके बाद कुछ चक्कर चंद्रमा के लगाते लगाते धीरे धीरे लैंडिंग करेगा। ठीक है, जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इससे? क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि चंद्रयान 3 के प्रमुख जो अंग थे वो कौन कौन से थे। तो उसमें एक लैंडर है और विक्रम है, और लैंडर है और रोवर है, सॉरी। तो दोस्तों, लैंडर और रोवर का नाम भी सीधे तौर पर हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए अगली खबर। दोस्तों, अगली खबर है कि देश के बाहर आईआईटी कैंपस से संबंधित। दोस्तों, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित क्या है? तकनीकी संस्थान है। तो दोस्तों, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं वो विदेशों में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और जब वो अच्छा काम करेंगे तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ देश का भी नाम अच्छा होता है और इंस्टीट्यूट का भी नाम अच्छा होता है। तो इसी वजह से जो ये आईआईटी है जो वो काफी चर्चा में बनी हुई है पिछले कुछ वर्षों से। तो दोस्तों, इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए भारत सरकार ने दो स्थानों पर आईआईटी खोलने की बात कही है। वो देश के बाहर हैं वो दो स्थान। वो दो स्थान कौन कौन से हैं? दोस्तों, एक स्थान है देश है तंजानिया। तंजानिया के जंजीबार में खोली जाएगी। और जो दूसरी आईआईटी है वो अबू धाबी में खोली जाएगी। कहां? यूएई में। दोस्तों, ये है तंजानिया और ये है अबू धाबी। तो जो तंजानिया में खोली जाएगी वो आईआईटी मद्रास का कैंपस होगा। ठीक है। और जो अबू धाबी में खोली जाएगी वो आईआईटी
दिल्ली का कैंपस होगा। ठीक है, प्रश्न सीधे बन सकते हैं कि हाल ही में किन देशों में आईआईटी खोलने की बात भारत सरकार द्वारा कही गई है। ठीक, अगर आपसे कहा जाता है कि अबू धाबी, तो अबू धाबी में भारत की किस आईआईटी की शाखा है। ठीक, तो उसमें भी आपको बताना होगा कि आईआईटी दिल्ली। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों तीसरी खबर है जन विश्वास विधेयक 2023। इसके तहत छोटे अपराधों के मामले में कारावास के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है और ऐसे 42 मामले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारी आईपीसी है, आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड है ना, तो जो आईपीसी का सृजन किया गया था, जो बनाया गया था, वो 1860 में बनाया गया था और 1860 में जो अपराधों की प्रकृति थी वो अलग थी और वर्तमान समय में जो अपराधों की प्रकृति है वो अलग है। लगभग 140 और 160-65 साल पहले जो लिखा गया है, आज उसमें प्रासंगिकता कितनी है ये सब बात की जा रही है। तो उसी को देखते हुए जो पहले कुछ ऐसे अपराध थे जिनमें कारावास की सजा थी, उनको हटाकर अब जुर्माने की बात कर दी गई है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे? क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस विधेयक के माध्यम से अपराधों की प्रकृति में कटौती की गई है। तो दोस्तों ये है जन विश्वास विधेयक। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों जो ये बाघ गणना रिपोर्ट है ये भारत सरकार द्वारा की जाती है प्रत्येक 4 वर्ष में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 वर्ष की है। तो इससे पहले कब की गई थी? इससे पहले की गई थी 2018 में बाघों की गणना। ठीक है, और दोस्तों भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए ये बाघ गणना तो ठीक है, एक प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया गया था जो कि 1973 में शुरू किया गया था। ठीक, अब दोस्तों जो ये 2022 की बाघ गणना हुई ना, इसमें जो है बताया गया कि जो बाघों की औसत संख्या है वो कितनी है? 3682। अब दोस्तों जो ये औसत संख्या मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अब हर बाघ को पकड़कर काउंटिंग नहीं की जा सकती है ना, ये आओ अटेंडेंस दो, है ना। तो सैटेलाइट्स के माध्यम से व अन्य माध्यमों से क्या होता है, बाघों की गणना की जाती है। तो उसके माध्यम से पता किया गया कि भारत में लगभग बाघों की संख्या कितनी है? 3682। ठीक, और प्रोजेक्ट टाइगर है ना, इसके तहत हमने क्या कहा था कि बाघों को संरक्षित करना है। और दोस्तों एक और पहल की गई थी टाइगर रिजर्व बनाने की, है ना। तो टाइगर रिजर्वों की संख्या भारत में हो गई है 53। ठीक, अब देखिए जो 2022 की रिपोर्ट आई उसमें बाघों की संख्या बताई गई 3682, और जो 3 राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई गई है वो कौन कौन से हैं? दोस्तों पहला राज्य है मध्य प्रदेश जहां 785 बाघों की संख्या बताई गई है। दूसरा राज्य है कर्नाटक जहां 563 है बाघों की संख्या। तथा तीसरा राज्य है यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात की गई है। तो 3 राज्य कौन कौन हो गए? 3 राज्य हो गए दोस्तों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। ठीक है, संख्या कितनी है? 785। क्योंकि हम लोग एमपीपीएससी को फोकस कर रहे हैं तो क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 785। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों ये पीएसएलवी C56 के तहत के द्वारा क्या किया गया है? सिंगापुर के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। प्रक्षेपित कौन करता है? इसरो, है ना। इसरो की जो है ना न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वाणिज्यिक इकाई, इसके द्वारा पूरे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, पूरे कार्य किए जाते हैं मतलब जो विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, एससीओ से संबंधित, संघीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो दोस्तों जो एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया कहां? भारत की मेजबानी में। ठीक, लेकिन वर्चुअली। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए, संघीय सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन जो है किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया? भारत की मेजबानी में। ठीक है, अब ये वर्चुअली क्यों किया गया? दोस्तों आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। ठीक है,
अब रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो इसमें पश्चिमी देश भारत पे दबाव बना रहे हैं कि आप किसी एक देश का पक्ष लीजिए, एक देश का पक्ष लीजिए, मतलब पश्चिमी देश का, तो या रूस का। अगर भारत पश्चिमी देशों का पक्ष लेता है तो रूस से हमारी जो पुरानी दोस्ती है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इसके मध्य संतुलन बनाते हुए कि पश्चिमी देशों से भी हमारा संबंध अच्छा बना रहे और रूस से भी भारत के संबंध अच्छे बने रहे, इसलिए भारत ने क्या किया, इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए इस जो सम्मेलन को वर्चुअली आयोजित किया। तो वर्चुअली किया इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो जुड़ सकते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको, मतलब वर्तमान जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचा गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता दोस्तों भारत ही करेगा। ठीक है, भले वर्चुअली की हुई मैटर। ठीक, और जो थीम थी, इसकी थीम क्या थी, टूवर्ड्स सिक्योर एससीओ। ठीक है, फिर दोस्तों इसी एससीओ में ईरान को 9वां सदस्य बनाया गया। किसका, एससीओ का। क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाल ही में किसे एससीओ का नया सदस्य बनाया गया है, किसे, ईरान को। ठीक है, अब देखिए एससीओ के सदस्य कौन कौन से देश हैं, भारत, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो अब जो है इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो दोस्तों 1996 में शंघाई 5 के नाम से इस जो संगठन है इसका गठन किया गया था। उसमें कौन कौन से देश थे, उसमें दोस्तों किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था और तजाकिस्तान, रूस, चीन। ठीक, ये 5 देश थे। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया तथा औपचारिक रूप से एससीओ की स्थापना की गई। ठीक, एससीओ, जब हमने क्या किया, उज्बेकिस्तान को शामिल किया। दोस्तों 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हो गए, 5 यहां थे, उज्बेकिस्तान 6, 6 2 8, और अभी हाल ही में ईरान बना 2023 में, तो कुल सदस्यों की संख्या हो गई 9। ठीक है, और दोस्तों जो अगला सम्मेलन है वो कहां होगा, वो होगा कजाकिस्तान में। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं, एससीओ का गठन कब हुआ, एससीओ में सदस्य कितने हैं, हाल ही में किस देश को एससीओ का नया सदस्य बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है, ईरान को। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस और यूएई की क्या की है, यात्रा की है। ठीक, ये है फ्रांस के राष्ट्रपति और ये हैं यूएई के प्रिंस। ठीक है, और 14 जुलाई जो बस्तील दिवस मनाया जाता है, इस दिन जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना, एक राष्ट्रीय दिवस है, उसी प्रकार से बस्तील दिवस क्या होता है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। लेकिन इस दिन फ्रांस का संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके दौरान जो आंदोलनकारियों ने क्या किया था कि जो बस्तील की दीवार थी उसको तोड़ा था, और इसके फ्रांसीसी क्रांति में बहुत अहम मायने थे। इस वजह से बस्तील दिवस मनाया जाता है, और इस बस्तील दिवस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या हुए, चीफ गेस्ट बनकर शामिल हुए। ठीक है, और इसके साथ साथ भारत फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के 25 वर्ष भी पूरे हो गए, है ना। और उसी क्रम में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सम्मान क्या, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे भी हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये 14 जुलाई की बात है। फिर मोदी जी 15 जुलाई के पहुंच गए कहां, यूएई, और यूएई में क्या बोले, आईआईटी कैंपस अबू धाबी की शुरुआत की गई। ठीक है, आधारशिला रखी गई। ठीक, चलिए दोस्तों अगली खबर है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। ठीक है, पीस इंडेक्स की बात हो रही है, और पीस इंडेक्स में प्रथम स्थान है आइसलैंड का। आइसलैंड कहां पड़ता है, ये पड़ता है यूरोप का एक देश है। ठीक, और जो भारत का स्थान रहा दोस्तों वो रहा 126वां, और ये कौन जारी करता है, सिडनी में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 3 प्रश्न इससे इंपॉर्टेंट है
जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यह है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान किस देश का रहा? ठीक। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? और तीसरा प्रश्न बन सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? ठीक है, इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक है, आइसलैंड, भारत और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के रूप में, है ना। चलिए अगली खबर दोस्तों, अगली खबर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, अर्थात रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर। ये रैंकिंग जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, है ना, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना जो है वो रहने लायक सबसे अच्छा शहर है, सबसे उपयुक्त शहर है। जबकि सबसे खराब शहर कौन है? दमिश्क, सीरिया का, है ना। यहाँ आईसिस ने क्या किया है? शहर को बर्बाद कर दिया है। ठीक, तो सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है? वियना है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों इसी क्रम में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें पहला स्थान सिंगापुर का रहा और भारत की रैंकिंग रही 80। किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है? तो भारत का नंबर क्या है? भारत का है 80वां, अर्थात 79 देश जो है इनके पासपोर्ट जो है भारत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा। दोस्तों श्रीलंका की स्थिति काफी खराब हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। उस दौरान भारत ने एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका की काफी मदद की और लगभग 4.2 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की, जिससे क्या हुआ? श्रीलंका में स्थिरता आई और काफी अच्छे संबंध भी स्थापित हो गए। संबंध हमारे पहले से भी अच्छे थे, लेकिन क्या है कि अगर संकट के समय कोई मित्र आपके साथ खड़ा है तो वो क्या होता है? वो आपकी दोस्ती को और प्रगाढ़ कर देता है। तो यही काम भारत ने किया। ठीक है, चलिए याद रखिए रानिल विक्रम सिंघे ये थे श्रीलंका के राष्ट्रपति। दोस्तों अगली खबर है कि भारत म्यांमार संबंध बने रहेंगे क्योंकि मेकांग गंगा सहयोग और बिम्स्टेक में दोनों देश साथ में काम करते हैं। दोस्तों ये है भारत और ये है भारत का पूर्वी हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे है बांग्लादेश और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल जो है वो पूर्व में है, ना कि पश्चिम में। ठीक, तो पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बंगाल है ना उसके पश्चिम में पड़ता है। तो ये भारत का पूर्वी हिस्सा है दोस्तों, और यहाँ पर है बांग्लादेश। ठीक, फिर यहाँ पे अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और यहाँ से दोस्तों फिर लगा हुआ देश है म्यांमार। ठीक, और म्यांमार में क्या हुआ है? म्यांमार में दोस्तों तख्ता पलट हो गया है। तख्ता पलट अर्थात ऐसे कि जो वहां की सरकार थी उसको हटा के सेना ने जो सरकार का कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लिया है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि भारत और म्यांमार के बीच जो है संबंध खराब हो जाएंगे, लेकिन भारत ने क्या कहा है कि नहीं, अभी हम ऑब्जर्व करेंगे और सिचुएशन को देखेंगे। तो वर्तमान रूप में जो भारत और म्यांमार के संबंध हैं वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आप मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो अगर आज हम इनसे संबंध खराब कर लेंगे तो कभी भी स्थिति अगर सही हुई तो वो संबंध अचानक से नहीं सुधरते हैं। तो इसलिए जो है भारत ने मैच्योरिटी दिखाई है और विचार किया है कि अभी हम सिचुएशन को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है कि अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। ठीक है, अब अंकटाड क्या है? दोस्तों अंकटाड जो है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं निवेश संबंधी निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, ये है अंकटाड। और अंकटाड ने क्या किया है दोस्तों? अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की है। विश्व में निवेश हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहां कितना हो रहा है, इससे संबंधित रिपोर्ट जो है अंकटाड ने प्रस्तुत की है। और इस रिपोर्ट का वर्ष है 2023, क्योंकि हम लोग करंट पढ़ रहे हैं जुलाई 2023 का।
ठीक। तो जो अंकटाड की रिपोर्ट है उसके अनुसार अंतर प्रवाह अर्थात कौन से देश है जिसमें एफडीआई सर्वाधिक आया। ठीक है, ये कोई देश है, यहां डॉलर हो गया, रुपया हो गया, ये देखिए ये क्या है, ये अंतर प्रवाह है। ठीक है, निवेश का। तो कौन से वो टॉप 3 देश है? अमेरिका, अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, हाँ, चीन और सिंगापुर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंकटाड की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका था। और दोस्तों इसी अंतर प्रवाह के क्रम में भारत जो है वो 8वें स्थान पर रहा, जिसे 49 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है, अंकटाड रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को कुल कितना एफडीआई प्राप्त हुआ? तो कितना प्राप्त हुआ? 49 अरब डॉलर। और इसका विश्व में कौन सा क्रम था? इसका क्रम था 8वां। ठीक है, अब बाह्य प्रवाह की बात करें तो दोस्तों अगर ये पैसा किसी देश में जा रहा है तो कहीं से तो आ रहा होगा, है ना? तो दोस्तों ये कहां से आया है, अर्थात किन देशों ने सर्वाधिक निवेश किया है दूसरे देशों में? उसकी बात करें तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है जापान और तीसरे स्थान पर है चीन। ठीक है, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा निवेश आ भी रहा है और अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश कर भी रहा है। ठीक, और इस क्रम में भारत का स्थान 20वां रहा। 20वें स्थान पर है भारत दूसरे देशों में निवेश करने में, है ना? अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है दोस्तों? क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार अंतर प्रवाह किसका रहा, बाह्य प्रवाह किसका रहा, भारत का स्थान कौन सा रहा, किसमें? अंतर प्रवाह में भी और बाह्य प्रवाह में भी। अंकटाड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये यूएन का एक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगली खबर है कि हाल का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है, में खोला गया। ठीक, अब ये आपके पास क्या है, एक रॉ इंफॉर्मेशन है, अब इसको सजाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, हॉल क्या है? हॉल है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1940 में। दोस्तों ये विमान निर्माण संबंधी क्या है, भारत सरकार का एक संस्थान है। ठीक है, और ये क्या बनाता है? ये बनाता है तेजस। तेजस क्या है? विमान है, लड़ाकू विमान है, भारत का स्वदेशी, है ना? हालांकि इसके जो है इंजन से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समस्या आती है हम उनका सामना करेंगे और दूर करेंगे। लेकिन जो बात यह है कि तेजस का निर्माण जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक, अब क्या है कि भारत ने यह फैसला किया है कि वो मलेशिया को कुछ तेजस विमान बेचेगा। ठीक है, और अगर भारत कुछ विमान बेच रहा है तो अगर उनमें कोई समस्या आती है, कोई खामी आती है, उसको दूर करने के लिए कोई संस्थान तो होना चाहिए। इसी कारण जो हॉल ने क्या किया है, अपना क्षेत्रीय विपणन कार्यालय कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर कहाँ है ये देखिए, मलेशिया की राजधानी है, यहाँ पे खोलने का जो प्रस्ताव है वो दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि हॉल का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय हाल ही में किस स्थान पर खोला गया? कहां खोला गया? कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है। ठीक, चलिए अगली खबर दोस्तों, अगली खबर है 2023-24 के लिए एशियन विकास बैंक ने भारत की जो ग्रोथ रेट है वो बताइए 6.4%। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जो कि है मनीला, मनीला क्या है? मनीला दोस्तों फिलीपींस की राजधानी है और इसका गठन किया गया था 1966 में। जापान जो है सबसे बड़ा इसका शेयर धारक है। तो जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है इसने कहा है कि 2023-24 में जो भारत की विकास दर है वो रहेगी 6.4%। और ये कैसे कह दिया? ऐसे कहा कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक नाम की एक रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा?
एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2023-24 के लिए जो भारत की विकास दर है वो कितनी प्रिडिक्ट की है, ठीक है। इंफॉर्मेशंस को आपस में जोड़ते रहना है, एक दूसरे से लिंक करिए, चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा 6.4%, फिर विश्व बैंक ने भी कहा 6.4%, लेकिन कैसे कह दिया, उन्होंने कहा था एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में, इन्होंने कहा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में। यह भी रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक द्वारा। अब क्या है, ये तो मेन इंफॉर्मेशन हो गई। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आप कैसे ऐड करेंगे इसमें, इसमें ऐसे ऐड करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि विश्व बैंक क्या है, कब स्थापित हुआ, मुख्यालय कहाँ है ना। ये मैं आपको बता सकता हूं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप अपने लेवल पे इतनी मेहनत करिए, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे बताया मैं यहां पे भी बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा आप प्रयास करिए, समय के साथ और इंफॉर्मेशन हम जोड़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगली खबर दोस्तों, अगली खबर है कि भारत ने जुलाई 2023 में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों क्या है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है चावल का, ठीक। ये मेन इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि सीधे प्रश्न आ सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश कौन है, तो दुनिया में सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश है भारत, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि जो सबसे बड़ा निर्यातक है वही निर्यात में प्रतिबंध लगा देगा तो विश्व में क्या है, हलचल पैदा हो जाएगी। लेकिन भारत का उद्देश्य हलचल पैदा करना नहीं था, बल्कि अपने लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस वजह से भारत ने कुछ समय के लिए क्या किया, गैर बासमती चावल पर जो गैर बासमती चावल जो होता है उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले हम एस्टिमेट लगाएंगे कि हमको कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, और उसके बाद हम नियमों को शिथिल करेंगे, ठीक है। चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, पहले अपना घर सुधारना है, ठीक है। दोस्तों ईपीएफ पर ईपीएफओ ने क्या किया है कि 8.15% ब्याज देने की बात कही है। ईपीएफ जिसको आपने सुना होगा, कर्मचारी भविष्य निधि। तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, इनकी सैलरी का कुछ प्रतिशत कट जाता है ना, पीएफ के रूप में। अब कट के किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। अब सरकार के पास जा रहा है तो भाई सरकार इसको यूज भी करती है अपने कामों के लिए, तो सरकार इसमें फिर ब्याज भी देती है। तो उस जो ब्याज देती है वो कितनी देगी, वो 8.15% ब्याज देगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों अगली खबर है नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक या निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। इसमें जो पहले नंबर पे राज्य है वो है तमिलनाडु, दूसरे राज्य पे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक, और इसमें मध्य प्रदेश का 12वां स्थान रहा, ठीक है। किसने जारी किया है, नीति आयोग ने। क्या नाम है, निर्यात तत्परता सूचकांक। इसका मतलब यह है कि आप निर्यात के लिए कितने तैयार हैं। तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश का 12वां स्थान तो है, देखिए दुख की बात है, लेकिन ज्यादा दुख वाली बात भी नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले स्थान पर तमिलनाडु है, ठीक, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। अब देखिए ये तीनों राज्य जो है महासागर से सटे हुए हैं, तो अपेक्षाकृत आसानी होती है कि आपने यहाँ पे कोई माल उत्पादित किया और आप सीधे वाहन से या ट्रेन के माध्यम से ले आए यहाँ से, और यहाँ से आप जहाजों के माध्यम से निर्यात कर सकते हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश यहाँ है, ठीक है। अब यहां से कुछ उत्पादन हो फिर यहां आएगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कोई बढ़िया एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, ट्रेन हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, है ना, इसके माध्यम से जो है हम निर्यात कर पाएंगे। तो अपेक्षाकृत जो मध्य प्रदेश में लोग रहेंगे, कंपनियां रहेंगी, उनको निर्यात करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि अगर ये प्रश्न आ गया कि निर्यात तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या थी, तो आप भावनाओं में बहकर नंबर 1 ना लगा दीजिए कि हमारे प्रदेश की बात हो रही है तो हम नंबर 1 पर ही होंगे। नहीं, हम नंबर 12 पर हैं, ठीक है। पहले स्थान पर तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स।
ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था, है ना, नहीं हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया। चलिए अगली खबर दोस्तों, अगली खबर है नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, ये रिपोर्ट है, ये देखिए ये पूरी रिपोर्ट आपको दिख रही होगी, ये नीति आयोग लिखा है, ये इंडिया लिखा है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे 2023 भी लिखा है, इसका मतलब 2023 की बात की जा रही है। ठीक, अब क्या हुआ कि दोस्तों नीति आयोग ने क्या किया है कि एक सूचकांक जारी किया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देश में गरीबी का स्तर क्या है, कौन सा राज्य कितना गरीब है, इससे संबंधित ये रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अब दोस्तों जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये OPHI और UNDP की सहायता से भी जारी की गई है ना। तो ये ऑक्सफोर्ड का एक इंस्टीट्यूट है और UNDP क्या है, इसके बारे में आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तकनीकी सहायता देते हैं, ये रिपोर्ट कैसी बनानी है। ठीक है, तो दोस्तों नीति आयोग ने जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, उसमें देश में सबसे कम गरीबी जो है वो कहाँ है, वो है केरल में। ठीक है, सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है भारत का, केरल। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा गरीब 5 राज्य हैं, उसमें पहला है बिहार, जिया हो बिहार के लाला, दूसरा है झारखंड, तीसरा मेघालय सॉरी, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। की बात नहीं है लेकिन क्या करें, तो हम देश में 5वें सबसे ज्यादा गरीब राज्य हैं। ठीक है, प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, प्रश्न दोस्तों ये बन सकता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, किसकी सहायता से जारी किया गया, तो किसकी सहायता से जारी किया गया है, OPHI और UNDP की सहायता से जारी किया गया। फिर जो नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, उसके तहत भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार है। सबसे कम गरीब कौन है, केरल है। मध्य प्रदेश का स्थान कौन है, पांचवा, पांचवा कैसे, सबसे गरीब राज्यों में पांचवा स्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित 12 मानकों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, इससे वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे उनकी चर्चा हमने आपके सामने कर ली है। दोस्तों अगली जो खबर है वो है IMF से संबंधित। IMF ने भी कहा कि भारत जो है कितनी गति से डेवलपमेंट करेगा या GDP की विकास दर रहेगी 2023-24 में, तो IMF ने कह दिया 6.1%। और किसमें कह दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट है। तीनों रिपोर्ट आप याद कर लीजिएगा, किससे किसकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, विश्व बैंक की और IMF की। ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं, ये प्रश्न आपसे MPPSC में पूछा जा चुका है एक बार कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है। तो अगर आपको ज्यादा मेहनत लगेगी तो भले इसे ना करिए, लेकिन जो ADB की और विश्व बैंक की रिपोर्ट है वो याद कर लीजिए। जब ये दोनों याद हो जाए तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना किस राज्य में चलाई गई या किस राज्य द्वारा शुरू की गई, तो दोस्तों ये जो है राजस्थान राज्य द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, आप सीधे याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन प्रमाणित बीज पर 80% सब्सिडी देने की बात सरकार ने कही है। क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन प्रमाणित बीज पर सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी या कितनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है, तो उसका जवाब हो जाएगा 80% सब्सिडी, सीधे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगली खबर यह है नियुक्तियों से संबंधित। तो दोस्तों रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक जो नियुक्त हुए हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं, वो हुए हैं मनोज यादव। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 नए न्यायाधीश उज्जवल भुइयां और वेंकट रमन भट्टी जो है नियुक्त किए गए हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। फिर तीसरी खबर है कि PM प्रसाद, कौन, कोल इंडिया लिमिटेड के नवीन चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। कौन, PM प्रसाद, PM मोदी नहीं है ना, PM प्रसाद ये अलग है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
फिर दोस्तों राकेश पटेल जी हैं, वो भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये है ना, तटरक्षा की भी रक्षा करनी है ना, जैसे बीएसएफ वगैरह तो भूमि वाले जो सीमा उसकी रक्षा करती है, तो समुद्री सीमा की भी तो कोई रक्षा करेगा ना, तो वो कौन करता है? भारतीय तटरक्षक बल। और उसमें कौन? राकेश पटेल उसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। सीधे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इनको आप याद कर लीजिएगा। मनोज यादव जी का नाम याद कर लीजिए, उज्ज्वल भुइया और वेंकटरमन भट्टी जी का नाम याद कर लीजिए, पीएम प्रसाद का नाम याद कर लीजिए और राकेश पटेल जी का नाम याद करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगली खबर है अवार्ड से संबंधित। ठीक, AIIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने क्या किया? 2023 के लिए अवार्ड दिए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के। तो कौन कौन से थे दोस्तों? ललियान ज्वाला चांगटे, ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष रहे, जो कि ये हैं, है ना, इनको जल्दी ज्यादा सामान्य तौर पर चांगटे ही कहा जाता है। और जैसे विराट कोहली को कोहली कोहली बोल देते हैं ना, तो इनको भी चांगटे कहते हैं। और महिला वर्ग की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही मनीषा कल्याण, ये है मनीषा कल्याण और ये है चांगटे, ठीक है। ये मुंबई सिटी एफसी के लिए खेलते हैं, मुंबई सिटी एफसी, ठीक, लेकिन है भारतीय, ठीक, ये याद रखिएगा। AIIF के अवार्ड्स। दोस्तों अगले अवार्ड की बात करें तो एक एनी पुरस्कार होता है जो इटली द्वारा दिया जाता है, किससे संबंधित? ऊर्जा एवं पर्यावरण शोध से संबंधित। तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है 2023 का प्रोफेसर प्रदीप को, जो कि IIT मद्रास के एक प्रोफेसर हैं। सीधा प्रश्न बन सकता है, एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा या किसे प्रदान किया गया? किसे? प्रोफेसर प्रदीप को। एनी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है ऊर्जा एवं पर्यावरण से संबंधित। अगले अवार्ड की बात करते हैं। तो दोस्तों 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है ना, वो किसे प्रदान किया गया? वो प्रदान किया गया गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है, किसे? गीता प्रेस को, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली खबर है मृत्यु से संबंधित। जो मंगला नाडलीकर हैं वो गणितज्ञ थे, इनकी मृत्यु हो गई है। तथा KM वासुदेवन नंबूदरी जी जो हैं वो चित्रकार और कला से संबंधित थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है। सीधे पूछ सकता है मंगला नाडलीकर का संबंध किससे है? तो गणित से है। और KM वासुदेवन नंबूदरी का संबंध किससे है? तो वह है चित्रकारी से या कला से। दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, उसको एनालिसिस करने के बाद जो आपके सामने ये करंट अफेयर की क्लास है वो प्रस्तुत की जा रही है, कि आप जो है आसानी से कुछ तथ्यों को याद कर लें, उनको रिलेट कर लें और जो क्वेश्चन आए उनका समाधान दे सकें, ठीक है। चलिए अगली खबर दोस्तों, अगली खबर है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन शायद 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं? 29 जुलाई के दिन विश्व बाघ दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों दिवस याद कर लीजिए। फिर दोस्तों दिसंबर 2023 में क्या होगी? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में आयोजित होगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या बन सकता है कि 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। और दोस्तों भारत की मिस वर्ल्ड कौन कौन रही? रीता फारिया जी 1966 में, ऐश्वर्या राय मैम रही 1994 में, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999 और प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी चिल्लर रही 2017 में। टोटल 7 लोग। तो मान लीजिए ये खबर है चर्चा में, तो अगर पूछ लिया गया कि भारत की कितनी महिलाओं को मिस वर्ल्ड से अभी तक नवाजा गया है, तो कितनी हो जाएगी संख्या? 7, ठीक है। और ये कौन है? मुझे लगता है मानुषी चिल्लर जी है, ठीक है। ये देखिए मिस वर्ल्ड का उन्होंने टैग भी लगाया हुआ है। दोस्तों अगली खबर है युद्धाभ्यास से संबंधित। तो जो युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम था GMAX, किसके किसके बीच? इंडिया जापान के बीच समुद्री अभ्यास था और ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। सीधे पूछा जाएगा कि GMAX जो है किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो कौन से दो देश हैं? भारत और जापान। कहां किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। ये देखिए दोस्तों, ये है जापान का झंडा और ये है भारत का झंडा, है ना। और ये देखिए समुद्र है ना। तो क्या हो गया? समुद्री युद्धाभ्यास हो गया।
बहुत बढ़िया। फिर फिर दोस्तों बात करते हैं खेलों से संबंधित पुरस्कार की, स्पोर्ट्स न्यूज की। तो जुलाई 2023 में डायमंड लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया लुसाने में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता। सीधे याद कर लीजिए, ये रहे नीरज चोपड़ा। ठीक है। फिर दोस्तों अगली खबर है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, जिसका आयोजन किया गया था कहां, थाईलैंड में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक, और इसमें जो टॉप 3 देश रहे वो कौन रहे, जापान, चीन और भारत। ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जापान, चीन और भारत जो रहे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। दोस्तों ये है मस्कट, और ये हनुमान जी मस्कट बनाए गए थे। तो ये आप याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई धार्मिक व्यक्ति हुआ, उन्होंने पूछ लिया कि हाल ही में किस चैंपियनशिप के मस्कट में हनुमान जी का चित्र जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप थाईलैंड बैंकॉक की बात हो रही है। ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि भारत बांग्लादेश विमेन T20 सीरीज जो थी, सीरीज में लिख देता हूं श्रृंखला, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला, जो है बांग्लादेश में खेली गई। भारत ने 2-1 से बांग्लादेश की टीम को हरा दिया। महिलाओं की बात है, अपेक्षाकृत कम मैच होते हैं, इसलिए याद रखिएगा, है ना। फिर दोस्तों अजीत आगरकर जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के नए प्रमुख बने हैं। अर्थात कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, इससे संबंधित एक समिति होती है, और उस समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन बन गए हैं, अजीत आगरकर बन गए हैं। ठीक, याद रखिए। फिर दोस्तों अगली खबर है कि बीसीसीआई दिलीप ट्रॉफी दक्षिणी क्षेत्र ने पश्चिमी क्षेत्र को हराकर जीता। हनुमा विहारी जो है इसके कैप्टन थे। ठीक, तो दक्षिणी क्षेत्र ने जीता, कौन सा टूर्नामेंट है, दिलीप ट्रॉफी है। ठीक, ये याद रखिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी, ये है क्रिकेट से संबंधित। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए फिर दोस्तों सैफ चैंपियनशिप की बात करें, साउथ इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो भारत ने क्या किया, 9वीं बार जीता कुवैत को हराकर। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर कुवैत तो साउथ इंडिया में नहीं आता, साउथ एशिया में नहीं आता, निश्चित तौर पर नहीं आता, लेकिन भारत ने क्या किया था, इनवाइट किया था। ठीक है, कुवैत को और मध्य एशिया के एक और देश को, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि 1993 से शुरू की गई सैफ चैंपियनशिप का जो विजेता रहा वो भारत रहा, और भारत ने हराया कुवैत को। कौन सा क्रम था, 9वां क्रम था, अर्थात 9वीं बार भारत जो है विजेता बना, किसका, सैफ चैंपियनशिप का। बहुत बढ़िया। आदित्य एस सामंत जो है भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। दोस्तों ग्रैंड मास्टर जो होता है, ये आप जब कुछ एलो पॉइंट्स की सीमा जो है वो पार कर लेते हैं, अर्थात आपका जो चेस में स्तर है वो एक मानक स्तर को पार कर जाता है, उसके बाद आपको ग्रैंड मास्टर की पदवी प्रदान की जाती है। तो जब कोई खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी जो है एक निश्चित सीमा से अधिक एलो पॉइंट प्राप्त कर लेता है तो उसको ग्रैंड मास्टर बना दिया जाता है। तो अभी हाल ही में आदित्य एस सामंत को भारत का 83वां ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। ठीक है। फिर दोस्तों कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे, लक्ष्य सेन रहे, है ना। जैसे जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्य है कनाडा जाना है, तो लक्ष्य सेन ने क्या किया, कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीत लिया, किसको, चीन के ली शी फेक को हरा के, फेंग को हरा के। ठीक है। प्रश्न सीधे बन सकता है कि कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे, लक्ष्य सेन रहे। दोस्तों ये लक्ष्य सेन है, बैडमिंटन खेल रहे हैं, और दोस्तों ये सैफ ट्रॉफी के साथ भारतीय फुटबॉल टीम, ये देखिए 2023 भी लिखा रहा है, ये है ट्रॉफी, ये है भारतीय टीम के खिलाड़ी, ये है भारतीय कोच। ठीक है। और इनके बारे में जान लीजिए, ये गोलकीपर है, पेनल्टी शूटआउट में इन्होंने ही कुछ शॉट रोके थे जिसकी बदौलत भारत विजेता बना। ठीक, अगली खबर दोस्तों, जो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी है ना, इन्होंने क्या किया है, कोरियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का युगल खिताब जीत लिया है। दोस्तों क्या होता है कि एकल एकल खिताब में क्या होता है, एक खिलाड़ी से खेलता है, युगल में क्या होता है, दो खिलाड़ी से खेलते हैं। लेकिन
युगल की बात होगी तो मेल 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 से खेलेंगे, फीमेल 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 से खेलेंगे, ठीक। एक होता मिश्रित युगल, है ना, और मिश्रित युगल में क्या होगा, एक मेल फीमेल इधर होंगे और अपोजिट साइड में एक मेल फीमेल होंगे, इसको क्या कहा जाएगा, मिश्रित युगल। एकल युगल और मिश्रित युगल। जो ये युगल है, पुरुष युगल की बात करें तो पुरुष युगल के जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी कोरिया ओपन, उसके विजेता रहे कौन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप 2023 हैदराबाद में संपन्न, विजेता कर्नाटक रहा। दोस्तों जो वाटर स्पोर्ट्स है ना, वाटर स्पोर्ट्स, उसकी बात की जा रही है। जो वाटर स्पोर्ट्स है 2023, उसका आयोजन किया गया हैदराबाद में, जो तेलंगाना की राजधानी है, और इसका विजेता रहा कर्नाटक राज्य, ठीक है। दोस्तों अगली खबर है कि हाफ मैन कप का जो विजेता रहा वो क्रोएशिया रहा, उसने स्विट्जरलैंड को हराया। दोस्तों ये जो है टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित कप है हाफ मैन कप, ठीक है, और इसमें मिश्रित युगल रहते हैं, मिश्रित युगल वो खेलते हैं आपस में, यूरोपियन का देश। तो जो हाफ मैन कप 2023 का विजेता रहा वो कौन रहा, क्रोएशिया, क्रोएशिया यूरोपीय देश है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों जो अगली खबर है कि विंबलडन, ठीक है, विंबलडन की शुरुआत की गई थी 1877 में, 1877, ठीक। और दोस्तों ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। जो हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो दोस्तों जो यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन किस पे खेला जाएगा, ग्रास पे खेला जाएगा, और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ग्रास पे खेला जा रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन, तो दोस्तों जो ये 4 ग्रैंड स्लैम थे उसमें जो तीसरा ग्रैंड स्लैम है विंबलडन 2023, ये खेला गया। इसमें जो पुरुष वर्ग के विजेता रहे कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं, जबकि महिला वर्ग की विजेता रही कौन, मार्केटा वोद्रोसोवा, ठीक। ये आप याद रखिएगा ये दोनों नाम, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही जो जुलाई 2023 का करंट अफेयर होता है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपकी कुछ सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सीरीज हमारी जारी रहेगी, ठीक है, और जल्द से जल्द आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।